हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आप सभी का, आप सभी के परिवार आईएएस विद अरिहंत में मैं केजीएफ सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम मस्त, तंदुरुस्त और सेहतमंद होंगे। चलेगा, और उम्मीद करना चाहूँगा कि आप लोगों की प्रीलिम्स की जो तैयारी है वो बहुत शानदार और अच्छी जो है वो चल रही होगी। ठीक, चलिएगा। तो अब मेन बात मैं अपनी आपको बताते हुए आज की क्लास का जो है शुभारंभ करना चाहूँगा। अभी तक आपने अगर अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज, जो कि आपके आईएएस और पीसीएस के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, तो उसका भारतीय राज्य व्यवस्था वाला सेक्शन अभी तक आपने अगर परचेज नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट आज ही जो है इसे जो है परचेज कर लीजिएगा, जिसमें आपको 1990 से लेकर के और 2023 तक चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है थ्योरी और पीवाईक्यू आपको एक बड़ी ही क्वांटिटी में जो है देखने को मिलने वाले हैं। और नो डाउट जब आप इस बुक को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छा जो है फील आएगा, क्योंकि यहाँ पर ना टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज जो कीवर्ड है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जनरली हमारे सामने 10 क्वेश्चन रखे हों और 10 अलग अलग चैप्टर से हों तो वहाँ पर हमें कुछ दिक्कतें तो आती हैं। मगर जब आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं, उनकी थ्योरी मिल जाती है, एक एक्सप्लेनेशन मिल जाता, तो वहाँ पर ना हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक, चलिएगा। तो आज ही जो है भारतीय राज्य व्यवस्था की इस बुक को जो है आप मार्केट से जो है परचेज कर लीजिएगा। चलिएगा, इस बुक की अगर मैं कुछ विशेषताओं की अगर मैं बात करना चाहूँ तो इस बुक में आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है डिवीजन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो है टॉपिकल माइंड मैप देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 100% एरर फ्री एक्सप्लेनेशन इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा आपको नॉलेज प्लस जैसे जो है काफ़ी जो है की पॉइंट जो है वो देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर पीवाईक्यू का बुलेटेज जो है आपको देखने को मिलेगा एक लार्जेस्ट नंबर में। ठीक, और ये सभी जो है अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा इस बुक भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है समाहित किया गया है। क्लियर, चलिएगा। तो कल हमने आपको जो होमवर्क दिया था, क्या दिया था? होमवर्क दिया था। उस होमवर्क में था क्वेश्चन नंबर 6, और काफी बच्चों ने जो है आंसर भी किया। ठीक, मैंने देखा भी कमेंट सेक्शन में जाकर के, बहुत अच्छा लगा बच्चों। थैंक यू सो मच, आप लोग जो है रिप्लाई करते हो, बताते हो कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक, चलिएगा। तो क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और विचार करने के बाद हमें क्या पता करना है? सही कथन जो है हमें प्राप्त करना है। चलिएगा, तो सबसे पहले एक एक पॉइंट को जो है पढ़ लेते हैं। ठीक, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए या जन्म से नागरिक होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति जो भारत में आकर के रह करके भारत की नागरिकता ले चुका है और वर्तमान में भारत का नागरिक है, वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। क्योंकि भारत के राष्ट्रपति की आप योग्यताओं की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर केवल लिखा हुआ है भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। ठीक, वहां पर ये चीज नहीं लिखी हुई है कि वो जन्म से नागरिक हो। क्लियर, चलिए। सेकंड कह रहा है उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। बात एकदम सटीक है। तो जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में आपको देखने को मिलेगा, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। नहीं, निर्वाचित होने की योग्यता नहीं रखनी चाहिए, बल्कि यहां पर अलग चीज लिखी गई है। वो क्या चीज है? वो है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अब यहां पर क्या है? संसद,
और संसद शब्द में आपका राज्यसभा भी आ जाता है, आपका राज्यसभा के बाद जो है लोकसभा भी आ जाता है। ठीक, तो ये दोनों जो है संसद के अलग अलग सदन हैं, राज्यसभा लोकसभा दोनों इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 जो है गलत हो जाएगा। केवल ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा। जितेंद्र रावत जी, स्वागत है आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल सेकंड, अर्थात ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा, आइएगा इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की योग्यता के विषय में कथन 2 सही है। संविधान के आर्टिकल 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो, ठीक, और चुनाव के समय लाभ के पद पर ना हो। ठीक, और क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड जो है सही नहीं है, क्योंकि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, न कि भारत का जन्मा हुआ नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति को संसद का नहीं अपितु लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो ये वही बातें हैं जो हम आपको बता चुके हैं, बाकी का आपने देख ही लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है? चलिए देखते हैं। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो। अब ये सांसद वर्ड जो लगाया है ये लोकसभा के स्थान पर रख दिया है, क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो सदस्य सांसद ही कहलाते हैं। ठीक, तो यहां पर सांसद लिखें या फिर लोकसभा लिखें, बात सही है। तो ये भी पॉइंट जो है सही है। देश का नागरिक हो अर्थात भारत का नागरिक हो, ये भी सही है। पढ़ा लिखा हो ये जरूरी नहीं है। ठीक, तो ये गलत है और नहीं हमसे पूछा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रपति पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। ठीक, पढ़ा लिखा है वो एक अच्छी बात है, नहीं है तो भी राष्ट्रपति बन सकता है। क्लियर? चलिएगा, आइएगा देखिएगा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। संविधान के आर्टिकल 58 के फर्स्ट के तहत किसी उम्मीदवार के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की निम्न अहर्ताएं आवश्यक हैं। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। वही बातें घिसी पिटी बातें जो है कही गई हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। ठीक, कब से? ऑप्शन ए अपने निर्वाचन की तारीख से, ऑप्शन बी संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, ठीक, ऑप्शन सी अपने पद ग्रहण करने के दिन से, ऑप्शन डी निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अपने पद के ग्रहण करने के दिन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जिस दिन अपना पद ग्रहण करेगा, राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। ये ध्यान रखिए। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? और ये तमाम चीजें जो है राष्ट्रपति के बारे में किस आर्टिकल में लिखी हुई हैं? आर्टिकल 56। किसमें लिखी हुई है? आर्टिकल 56 में। आइएगा एक्सप्लेनेशन देख लो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में वर्णित है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद
भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी होती है। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद जो है आपको कथन कौन से सही हैं ये पहचान करके बताना है। अब ये अच्छी बात है, यहां पर कथन दो ही हैं, एक फर्स्ट और सेकंड। आइएगा देख लेते हैं। यहां पर कहा गया प्रत्येक MLA की वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। बात सही है? बात सही है। क्यों? क्योंकि जब भी MLA का वोट वैल्यू या वोट का मूल्य निकाला जाता है तो उस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या को भी उसमें शामिल किया जाता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में, क्या आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा सीटें एक समान नहीं है, तो इसलिए उनका वोट वैल्यू भी जो है इक्वल नहीं होगा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? तो पहला ऑप्शन तो आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि एक विधायक के मत मूल्य इक्वल टू राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक? क्लियर है? या 1000 भी कर सकते हैं। चलिएगा, तो यहां तक तो आपको चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्यों की वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों की वोट के मूल्य से अधिक होता है। क्या कह रहा है? लोकसभा के सदस्यों की वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों की वोट के मूल्य से अधिक होता है, तो ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा का मत मूल्य इक्वल टू विधानसभा, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश की हो, विधानसभा का मत मूल्य इक्वल होता है। इक्वल होता है। ठीक? क्लियर है? अब ये बात अलग है कि लोकसभा में सदस्य ज्यादा हैं तो इनका वोट वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, राज्यसभा में सदस्य कम है तो इनका वोट वैल्यू कम हो जाएगा। मगर यहां पर और कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? देखिएगा। 9 सर, केवल फर्स्ट सही है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। लोकसभा के सदस्यों की वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों की वोट के मूल्य से अधिक होता है, तो वोट का वैल्यू अधिक नहीं होगा। ठीक? वैल्यू क्या हो सकती है? ज्यादा हो सकती है। कैसे? क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा है। मगर एक कैंडिडेट अगर लोकसभा का है, एक कैंडिडेट अगर राज्यसभा का है, तो दोनों का इक्वल बैठेगा। ठीक है? तो ये चीज, तो इसलिए आपका ऑप्शन सेकंड जो है गलत होगा और केवल सेकंड फर्स्ट जो है सही होगा।
अर्थात आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्लियर? चलिएगा, अब यहां पर जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसमें भी यही सब चीजें बताई गई हैं, आइएगा देख लीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में कथन फर्स्ट सही है। प्रत्येक एमएलए की वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। किसी राज्य में एमएलए का मत मूल्य निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। माने किसी भी राज्य में अगर किसी विधायक का वोट वैल्यू पता करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है, एक विधायक के मत का मूल्य इक्वल टू राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य। ठीक, आगे मल्टीप्लाई है। कथन दो सही नहीं है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के मत का मूल्य बराबर होता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों में से किसी एक सदस्य का मत मूल्य ज्ञात करने के लिए सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्यों को जोड़कर उसमें संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है। देखिए यहां पर फॉर्मूला भी दिया गया है, एक संसद सदस्य के मत का मूल्य इक्वल टू सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य अपॉन, इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देते हैं आपको। ठीक, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। ठीक, और निकल आता है एक एमपी का मत मूल्य। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है? कहने का मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक, एक बार बना व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये बात जो है कौन निर्धारित करता है, कौन सा आर्टिकल जो है ये बात कहता है? तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 57। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 57 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन संबंधी योग्यताएं निर्धारित करता है। आर्टिकल 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। अर्थात वे आवश्यक अर्हताएं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आवश्यक है वही पुनर्निर्वाचन के लिए भी आवश्यक है। इस तरह कोई व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो एक बार बन गया तो फिर वो बना ही रहेगा जब तक जीवित रहेगा। उसको बार बार बनने के लिए ना इलेक्शन में जीतना होगा। क्या करना होगा? इलेक्शन में जो है उसे जीतना होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है? एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी भी बार? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि अभी हमने एक क्वेश्चन देखा और उसमें देखा कि एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और वो चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति बन सकता है। क्लियर? चलिए आगे आइए, भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। वेरी गुड जितेंद्र रावत जी, वेरी गुड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? अगर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उनमें इनमें से कौन सा पॉइंट सही नहीं है? अब ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। आइएगा देखते हैं। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। बात तो सही है। कहने का मतलब इसका यह है कि अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है
तो उससे पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। सेकंड है, राष्ट्रपति अपना पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं, ये भी बात सही है। ठीक। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, बात ये भी सही है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल बेशक 5 वर्ष पूरा हो गया है, मगर नया राष्ट्रपति नहीं चुना गया है, तो जो राष्ट्रपति उस पद पर है वही तब तक बना रहेगा जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। क्लियर? चलिएगा, आई होप आपको जो है यहां तक जो है चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। लास्ट कह रहा है, निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनाव स्थगित किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं किया जा सकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब कोई कहे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा के बाद जो है आपके राज्यसभा सदस्य भाग लेते हैं, इसके अलावा विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं, राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेश के। ठीक, क्लियर है? 1 सेकंड का समय दीजिए। चलिए, चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश का। अब आपको मालूम है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और जम्मू, 3 केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अभी जम्मू कश्मीर में विधानसभा सदस्य निर्वाचित नहीं। ठीक, क्लियर है? तो ऐसे में आप राष्ट्रपति के निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, चुनौती नहीं दे सकते हैं। क्लियर? चलिए, आई होप आपको जो है ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सर, वॉइस फंस रही है। अब क्लियर? आई अब सही है बच्चे? हेलो, हेलो, चलिएगा, तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए कथन डी सही नहीं है, क्योंकि निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता है। अर्थात निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। संविधान के आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा आर्टिकल 55 निर्वाचन की रिक्ति उपबंध है।
राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहते हैं। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि के पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य होना चाहिए। हालांकि उत्तराधिकारी के आने तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं। तो वही बातें जो है कही गई हैं। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोट की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणांक के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या से है? चलिएगा, अब ये क्वेश्चन ना बहुत सौ को जो है समझ में नहीं आया होगा। ठीक, बहुत सौ को जो है ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, मगर मैं आपको जो है ये क्वेश्चन बड़ी सिंपल भाषा में जो है समझा दूंगा। चलिएगा, देखिए इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। इस संपूर्ण क्वेश्चन का मतलब ये है कि लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा इन दोनों का वोट वैल्यू जब इनके इक्वल किया जाता है तो उस समय राज्य की जनसंख्या के आंकड़ों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? आंकड़ों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो वो राज्य की जनसंख्या किस वर्ष की देखी जाती है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है। क्लियर है? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1971 की ठीक जनसंख्या। अब सर ये कैसे? देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटों को 2001 तक न बढ़ाने का प्रस्ताव पास हुआ। क्या हुआ? प्रस्ताव पास हो गया। अब जब 2001 में ये वैलिडिटी समाप्त होने आ रही थी तो उस समय इस वैलिडिटी को एक्सटेंड करने के लिए एक और संविधान संशोधन किया गया और वो था 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। और इस अमेंडमेंट के द्वारा इस 2001 की वैलिडिटी को 2026 कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 2026 कर दिया गया। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? कहने का मतलब 2026 तक राज्यों की जनसंख्या के लिए डाटा जो है एक 1971 वाला इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि जिस समय पहली बार सीटों को निर्धारित किया गया था उस समय 1971 की जनसंख्या के आंकड़े चल रहे थे। उसके बाद वैलिडिटी एक्सटेंड कर दी, मगर जो पॉपुलेशन का जो आंकड़ा था वो 1971 ही रहने दिया।
वैलिडिटी एक्सटेंड कर दी मगर ईयर इन्होंने चेंज नहीं की। ऐसा नहीं किया कि 1971 के स्थान पर 2001 की जनसंख्या के आधार पर जो है इन सीटों को किया जाएगा। अगर ऐसा करते तो फिर वो क्या होता, फिर सीटें बढ़ती और हमें तो सीटें न बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पास करना था, इसलिए ऐसा हुआ। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन, ये था आंसर। आइएगा एक्सप्लेनेशन देख लेते। प्रश्नानुसार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या के से आशय 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित की गई जनसंख्या से है। 84वें संविधान संशोधन 2001 से वर्ष 2016 तक की पहली जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशित होने तक जनगणना 1971 के आंकड़ों को स्वीकृति दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण में इसका उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 2022 में 1971 की जनगणना का आंकड़ा ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए स्वीकृत है। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 56 में उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रहेगा। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की बात जो है कही गई है। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। यहां पर एक कथन है, एक कारण है, आपको बताने हैं क्या ये दोनों सही हैं। अगर दोनों सही हैं तो क्या ये एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन करते हैं या नहीं करते। आइएगा, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, बात एकदम सॉलिड है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, बात यह भी सही है, मगर कारण कथन का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि नीचे वाली बात जो कही जा रही है वो गणतंत्रवाद के बारे में कही जा रही है, ऊपर वाली बात जो है वो राष्ट्रपति के संदर्भ में कही जा रही है। तो इसलिए ये दोनों सही तो हैं, परंतु ये एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहे। ठीक, चलिए, तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा परोक्ष का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा होता है, जिसमें जनता द्वारा चुने जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली के साथ गणतंत्र पद्धति को जोड़ा गया है। प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई सरकार के साथ अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए राष्ट्रपति का समन्वयन है। भारत में संसदीय प्रणाली के अंतर्गत गणतंत्रात्मक व्यवस्था की गई है, जो भारत को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाता है। क्लियर जितेंद्र रावत जी? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन हो सकता है, परंतु एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु क्या करना पड़ेगा? उसे पद त्यागना पड़ेगा। अब वो पद उसे किस कंडीशन में त्यागना पड़ेगा, पद छोड़ना पड़ेगा, ये डेफिनेटली है। ठीक, क्योंकि एक साथ 2 पद ग्रहण करने का हमारे संविधान में कहीं भी जो है किसी भी सांसद या विधायक को जो है राइट नहीं दिया गया है। क्लियर? जिस समय वो विधायक है तो विधायक रहेगा, सांसद चुन लिया गया तो उसका विधायक पद रिक्त माना जाएगा और वो सांसद माना जाएगा। एक समय पर एक ही पद ग्रहण कर सकते हैं। अब जो सांसद हो चाहे विधायक हो, जब वो राष्ट्रपति चुन लिया गया तो उसे पद तो छोड़ना पड़ेगा, मगर कब? जब उसे चुन लिया जाएगा। ये नहीं कि कैंडिडेट बन गया, चुनाव में खड़ा हो रहा है, आप उसे कहो पद छोड़ो। निर्वाचन होने के तुरंत बाद जो है उसे पद छोड़ना पड़ेगा। निर्वाचन या निर्वाचित कहने का मतलब चुनाव का जो रिजल्ट आएगा, क्या आएगा?
चुनाव का रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में वो जीत जाएगा, और जब वो जीत जाएगा तो उसे वो पद छोड़ना पड़ेगा। अगर वो सांसद है तो सांसद का पद छोड़ना पड़ेगा, विधानसभा का सदस्य है तो विधानसभा का पद उसे छोड़ना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा, चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ेगा, बिल्कुल गलत। अपने निर्वाचन से 6 माह, बिल्कुल नहीं। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत सदस्यता छोड़नी होगी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। क्लियर? चलिएगा, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होती है। संविधान के अनुच्छेद 59 फर्स्ट के अनुसार संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होते ही उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है तथा उसका पद रिक्त माना जाता है। क्लियर है भाई? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है। अब राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो आइए पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में निहित है, बात सही है। किसी उम्मीदवार को नामांकन तारीख करने के लिए 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, समर्थक लिख दिया यहां पर, अनुमोदक भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अनुमोदक की हस्ताक्षरित सूची जमा करनी होगी, माने सिग्नेचर वाली लिस्ट जो है जमा करनी होगी। विधायकों के वोटों का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जो कि 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। ठीक, विधायकों के वोटों का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जो कि 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। तो यहां पर जो गलत लग रहा है मुझे वो है आपका ऑप्शन सी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। इसका आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1971 की जनगणना के ही आधार पर तो वोट का वैल्यू निकाला जाएगा ना भाई। एक एमएलए का मत मूल्य मुझे यहां पर लगा कि अलग अलग राज्यों का एक साथ करेगा। हाँ, नहीं, ऑप्शन डी सही है भाई, ऑप्शन डी सही है। एक एमएलए का वोट वैल्यू जब हमें निकालनी होगी, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। ठीक है जी, और यहां पर हम क्या करेंगे? राज्य की कुल जनसंख्या रखेंगे। तो यहां पर जब जनसंख्या रखनी होगी तो 1971 की तो रखेंगे। बात सही है, ऑप्शन सी भी सही है। ठीक, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में दिए गए उपरोक्त तीनों कथन सही हैं, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 55 में निहित है। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए 50 प्रस्तावक एवं 50 समर्थक की हस्ताक्षरित सूची जमा करनी होती है। विधायकों के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर जो है अलग अलग होता है। 1971 की जनगणना के आधार पर जो है किया जाता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है कहां पर? आंसर करिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिएगा आंसर करिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी छात्र बताएं कि राइट आंसर क्या। बहुत बढ़िया जितेंद्र रावत, बहुत अच्छा लगा आपका आंसर देख करके। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला कहां भेजा जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। कहां भेजा जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। निर्वाचन मंडल के पास क्यों भेजा जाएगा? निर्वाचन मंडल का काम तो राष्ट्रपति को चुनना है ना भाई। निर्वाचन मंडल का काम तो जो है वोट डालना है। क्या करना है? वोट डालना है। संसद कुछ कर नहीं सकती। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, इसका काम है केवल कराना। क्लियर। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का मामला सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन आर्टिकल 71 के संबंध में किसी प्रकार के विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। इस संबंध में यह मूल विशेष एवं अंतिम व्यवस्थापक है, अर्थात उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। क्लियर है भाई? चलिएगा, आई होप आपको यहाँ तक जो है चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद हमें सही कथन का जो है आंसर करना है। क्लियर। तो सबसे पहले तो हम सारे कथन पढ़ लेते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधि मान्य हो जाते हैं। ये कतई जो है गलत बात, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि राष्ट्रपति जो भी कार्य कर रहा है वो मंत्रिपरिषद के कहने पर कार्य करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा किसी कृत्य जो वो कर रहा है, काम कर रहा है, उसके लिए मंत्रिपरिषद जिम्मेदार है, राष्ट्रपति कभी भी जिम्मेदार नहीं है। ये ध्यान रखें। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि जम्मू कश्मीर की अगर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होकर के नहीं आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति के चुनाव को रोक देंगे, डिले कर देंगे, भैया पहले वहां विधानसभा का इलेक्शन कराओ तब राष्ट्रपति चुना जाएगा। तो ऐसा कतई नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है, कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होगी। आपको बता दूं संविधान में कहीं पर भी राष्ट्रपति के लिए किसी भी विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए समय का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए ये और इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं।
और कोई भी नहीं हमें कहाँ दिखाई दे रहा, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। दिए गए कथनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो पूर्व में राष्ट्रपति द्वारा किए गए सभी कार्यों को विधि मान्य या शून्य घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो मंत्री परिषद की सलाह पर किए जा रहे हैं, वो स्वयं अपने आप कुछ नहीं कर रहा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के पद के लिए हुए निर्वाचन को इस आधार पर मुलतवी नहीं किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने। 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा अनुच्छेद 71 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, निर्वाचन मंडल में कुछ स्थान रिक्त है। ठीक, आई होप आपको ये चीज भी जो है समझ में आ गई है। नेक्स्ट, कोई भी विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर, राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अनुमति देनी होती है। ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति अपने देवी वीटो का प्रयोग करते हैं, हुए विधेयक को कितने भी दिनों तक अपने पास रोक सकता है। संविधान में इसके संदर्भ में कोई भी बात नहीं लिखी गई, वही चीज है जो हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको काफी छोटा दिखाई दे रहा होगा, मगर सिंपल भाषा में समझ लीजिए। यहाँ पर कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और विचार करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, केवल आंसर बताना है कि इनमें से कौन कौन से हैं। ठीक, क्लियर भाई। यहाँ तक कोई ऐसी चीज जो आपको न समझ में आई हो तो आप हमको। अब यहाँ पर कह रहा है ऑप्शन में केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4, अर्थात यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का गेम नहीं करना। संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल किए जाने के लिए अर्ह है। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। इसमें मनोनीत शामिल नहीं होंगे, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, लोकसभा में हुआ करते थे, विधानसभा में हुआ करते, मगर राज्यसभा में तो आज भी हो रहे हैं 12 सदस्य। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र। पहला पॉइंट गलत। सेकंड है, निर्वाचित विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती है उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान्य भी उतना ही अधिक होता है। तो भैया ये बात किसी हद तक ठीक मानी जा सकती है, परंतु यहां पर क्या कह रहा है, निर्वाचित विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं, तो यहां पर निर्वाच्य का मतलब जिन लोगों को समझ में ना आ रहा हो तो समझिएगा यहीं पर खेला होगा आपके। क्लियर है। चलिए, उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान्य भी उतना ही अधिक होगा, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि निर्वाचन में जो है दोनों प्रकार के जो है चीजें आ जाएंगी। मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है। बात गलत है। बात क्या है, सरासर गलत। क्लियर है। अगला है, पुदुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी में जनसंख्या का निर्वाचित सीटों की कुल संख्या से अनुपात अधिक है। ये एकदम सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। क्लियर है। निर्वाच्य का अर्थ सर दोबारा बता दीजिए।
दोनों प्रकार के सदस्य आ जाएंगे, निर्वाचित और मनोनीत। जो चीज आपको यहाँ बताई ना संसद के बारे में, वही चीज वो यहाँ पर कह रहा है। और ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर तो काउंट किए नहीं जाते ना। नॉमिनेटेड मेंबर अगर काउंट किए जा रहे हो तो बात अलग। ठीक, अगला क्वेश्चन मगर उससे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में केवल कथन 4 सही। भारत के केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के प्रत्येक विधायक के वोट का मान्य 16। अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक विधायक का वोट मान 8 से अधिक है, क्योंकि पुडुचेरी में कुल जनसंख्या के निर्वाचित सीटों की संख्या अरुणाचल प्रदेश के कुल जनसंख्या के निर्वाचित सीटों की संख्या से अधिक। बात सही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुपात एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से होता है। इसमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं जो मतदान करते हैं। मनोनीत शब्द कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, और आपके इस क्वेश्चन के दोनों फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में मनोनीत को भी काउंट किया गया था, इसीलिए दोनों ऑप्शन जो है गलत हुए। क्लियर? अतः इसमें संसद या राज्यों की विधानसभाओं में नामांकित या नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक सांसद एवं विधायकों के मतों का मूल्य होता है। निर्वाचक मंडल में समस्त राज्यों के मत देश की जनता के मत के बराबर होते हैं। इसके माध्यम से सभी राज्यों के बीच एक रूपता होती है। एक विधायक सदस्य के वोट का मूल्य निर्वाचित सदस्यों की संख्या पर आधारित होता है। यदि विधानसभाओं की निर्वाचित सीटों की संख्या में वृद्धि होती है तो राज्य के प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य घटेगा। अतः विधानसभाओं की सीटों की संख्या बढ़ने पर राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मत मान्य जो है कम होता है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक विधायक के वोट का मान्य 131 है, जो केरल के प्रत्येक विधायक के वोट के मान्य से 152 से कम है। अतः मध्य प्रदेश के एक विधायक के वोट का मान केरल के एक विधायक के वोट के मान से कम है। चलिए, यस सर, नॉमिनेटेड सदस्य में कंफ्यूजन हो गई थी। देखिए, छोटी छोटी सी कंफ्यूजन ही ना हमें क्या करती है, क्वेश्चन के आंसर से दूर ले जाती है। तो इन छोटी छोटी चीजों को पकड़ के रखिए, आंसर खुद ब खुद आपके पास चल के आ जाएगा। एक कहते हैं ना कि लाख रुकावटें आएंगी ए मंजिल के मुसाफिर मंजिल की राह में। लाख रुकावटें आएंगी ए मुसाफिर मंजिल की राह में, मगर तुझे उन रुकावटों पर नहीं अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और वो कर दिखाना है जो ध्यान रखता है। बस भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर हुई रिक्ति को भरने समय से, कहने का मतलब राष्ट्रपति या उसने अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे दिया या फिर उसे महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया, तो कितने समय के अंतराल में उसे एक माने राष्ट्रपति का इलेक्शन होना है और नया राष्ट्रपति चुनकर के आना है। रैंडमली तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभाल लेगा, उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो सीजीआई संभाल लेगा, सीजीआई नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश संभाल लेगा।
मगर वो टाइम लिमिट क्या है जिसके बाद राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के आ जाना चाहिए? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मंथ। क्या हो जाएगा? 6 मंथ अर्थात 6 मंथ। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को भरने के समय 6 माह के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण करने का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 के 2 के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग, पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसकी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह के भीतर या बीतने से पहले करवा दिया जाएगा। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया जितेंद्र रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर नामांकित अधिकारी द्वारा धारित किया जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया ना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और अगर ये भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है जी। कौन? वरिष्ठ न्यायाधीश। क्लियर? चलेगा, वेरी गुड जितेंद्र रावत। यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश धारण करेगा। एम हिदायतुल्लाह भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जिन्होंने 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। क्लियर? आई होप आपको यह सारी चीजें, अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी या फिर कोई चीज जो आपको समझ में ना रही हो तो आप हमें। क्लियर? चलिए लेकर के चलें अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, वही कथन और कारण, वही चीज आपको बताना है क्या दोनों सही हैं। दोनों सही हैं तो क्या ये एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं या नहीं? केवल इतना आंसर देना, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं देना। आइएगा देख लें। राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, बिल्कुल होता है। आर्टिकल 79 में कहा गया है कि संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के होगा। तो संसद का निर्माण दिया गया है किसमें? आर्टिकल 79 में। और कहा गया है कि संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और आपकी राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर के होता है। कथन तो सही है भाई, सॉरी कथन ए भी सही है, यहां पर ना कारण आना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बनाया जा सकता। बात ये भी सही है। लोकसभा और राज्यसभा ने किसी बिल को पास कर दिया, लोकसभा राज्यसभा ने किसी बिल को पास कर दिया। बिल का मतलब सर विधेयक, विधेयक को पास कर दिया। अब ये बिल किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति महोदय इस पर हस्ताक्षर न करें तो ये बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। साइन नहीं करते हैं तो, और साइन कर देते हैं तो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात सही है।
और ऐसा क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। तो कथन और कारण दोनों सही है और ये एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है या स्पष्टीकरण करता है। चलिए, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है, अन्यथा नहीं। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको यहां तक जो है चीजें जो है समझ में आ गई। अगर चलिए बेटा, वॉइस आ गई होगी, वॉइस आ गई होगी। एक बैटरी खत्म हो गई थी और कोई बात नहीं। चलिए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को या प्रधानमंत्री को? और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के पूर्व भी महाभियोग चलाकर संविधान के उल्लंघन की स्थिति में उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा? बिल्कुल नहीं। लोकसभा द्वारा? बिल्कुल नहीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? बिल्कुल नहीं। संसद द्वारा। और ये बात आर्टिकल 61 में लिखी हुई है। और संसद किसके माध्यम से? तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा एक राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। जितेंद्र रावत जी, वेरी गुड। चलिए, भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा आर्टिकल 61 के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को
14 दिन पहले इसकी लिखित सूचना दी जाएगी, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। नेक्स्ट, संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश हुआ हो के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है, तब दूसरे सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोप की जांच करता है या कराएगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से, आशीष चौहान डेली क्लास होती है गुरुजी? बिल्कुल होती है भाई। 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाती है और इस तिथि को राष्ट्रपति अपना पद त्याग जो है कर देता है। अब यहां पर जो बात कही गई वो क्या कही गई, देखिए। आपको मालूम है कि संसद के 2 सदन हैं। क्या है? संसद के 2 सदन हैं। एक है आपका लोकसभा, एक है आपका राज्यसभा। ठीक। अब लोकसभा महाभियोग प्रस्ताव को लेकर के आ रही है। किसको लेकर के आ रही है? महाभियोग प्रस्ताव को लाना चाहती है। तो इसके लिए 2 कंडीशन होंगी। एक, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। दूसरा, इस लोकसभा के 1/4 सदस्य सिग्नेचर करके महाभियोग प्रस्ताव को लोकसभा में चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के पास भेजेंगे। जब लोकसभा इस महाभियोग प्रक्रिया को पास कर देगी, तो पास करने के बाद ये कहा जाएगी, अब ध्यान रखिएगा, जब लोकसभा इसे पास करेगी तो ये विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। विशेष बहुमत, जिसे आप कहते हैं 2/3 बहुमत। क्या कहते हैं? 2/3 बहुमत, इससे पास होना चाहिए। इसके बाद कहां जाएगा? राज्यसभा के पास। फिर राज्यसभा के पास राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। और अगर 2/3 बहुमत से पास नहीं हो रहा है राज्यसभा में, तो यह महाभियोग प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, महाभियोग प्रक्रिया लोकसभा से भी पास होनी चाहिए और राज्यसभा से भी। अगर लोकसभा से पास हुई, राज्यसभा से नहीं हुई, तो यह महाभियोग प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। राष्ट्रपति कतई त्यागपत्र नहीं देगा, वो सम्मान पूर्वक अपना पूरा पूरा कार्यकाल पूरा करेगा। समझ रहे हैं ना आप? ठीक, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? अभी बताया ना 14 दिन। अभी बताया आपको 14 दिन। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत? कोई ऐसी चीज जो आपको न समझ में आ रही हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, अब लेकर के चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके पद से संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग प्रक्रिया प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। किस कंडीशन में? जब संसद के दोनों सदन उस महाभियोग प्रक्रिया को पास कर दें। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपके सामने। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या फिर पदच्युत या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो मैक्सिमम 6 मंथ तक काम कर सकता है। मैक्सिमम 6 मंथ तक काम कर सकता है, क्योंकि 6 मंथ के अंदर अंदर, ठीक, अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए।
ये ध्यान रखिए। क्लियर? चलिएगा। जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, उन्मुक्तियां, उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का अधिकार प्राप्त होता है। क्लियर है? चलिएगा। गुरु जी भारत रत्न देने प्रेसिडेंट क्यों राष्ट्रपति भवन से बाहर जाकर किनके घर जाकर के दिया है? राष्ट्रपति भवन से बाहर जाकर आडवाणी के घर जाकर उनको दिया है। देखिए, आपको मालूम है कि अभी कुछ समय पहले मोदी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। तो उस समय भी लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा था कि इन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि बाबरी मस्जिद को गिराने में जो लोगों की भूमिका थी और उन लोगों को जो लीडरशिप जो की जा रही थी वो लाल कृष्ण आडवाणी और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी दोनों के नेतृत्व में की जा रही थी। ठीक, तो उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया गया? तो भाई ये चीज समझो कि उनकी शारीरिक हालात, शरीर उनका इस समय कहीं भी मूवमेंट को लेकर के ठीक इतना तैयार नहीं है कि वो राष्ट्रपति भवन आकर के उसको ले सके। और मोदी सरकार के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोग बीजेपी को एक समय तक जो है ठीक, तो कह सकते हो कि बीजेपी की नींव रखने वाले व्यक्तियों में से है। तो भाई उनकी सरकार तो जा सकती है। ठीक, तो ये चीज जानिए। तो इतना तो ये व्यक्ति जो है डिजर्व करता है, क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं रहे और जब मोदी जी आपको दिखाई दिए तो उसके बीच का जो बीजेपी का कार्यकाल रहा वो लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में रहा। तो उन्होंने सींचा है बीजेपी को, जिंदा रखा है बीजेपी को, तो डिजर्व करते हैं। दूसरा, शारीरिक हालात उनकी इस समय माने कंडीशन कहें तो ऐसी नहीं है कि वो राष्ट्रपति भवन आकर के ले सके। ठीक, इस वजह से। ठीक है, आई होप आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आप सभी निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन। चलिएगा, आंसर करिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधान परिषदें, राज्यों की विधानसभा। चलिए, और आप लोग इसका आंसर जानते हैं?
बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। चलिएगा आंसर करिएगा। बहुत बढ़िया, जितेंद्र रावत जी, बहुत बढ़िया। आंसर करिएगा जल्दी। चलिए, देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में ना राज्य की विधान परिषदें शामिल नहीं होती। कौन शामिल नहीं होती? राज्य की, एक एक सेकंड, क्वेश्चन कुछ और पूछा गया। एक सेकंड, क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में तो भाग लेता है। अब एक सेकंड भाई, राष्ट्रपति के निर्वाचक गण की बात कही गई है। इसके निर्वाचक गण में हो गया लोकसभा, लोकसभा के अलावा हो गया राज्यसभा, राज्यसभा के अलावा हो गया विधानसभा। ठीक है भाई, चलिए, परंतु उसके महाभियोग प्राधिकरण में भाग नहीं लेते। अब यहां पर मैं राष्ट्रपति का अगर महाभियोग की बात करूं, तो राष्ट्रपति का महाभियोग संसद में चलाया जाता है और संसद के लोकसभा और राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। तो यहां पर हमें कॉमन चीज क्या नहीं दिखाई दी? विधानसभा। बाकी का यहाँ पर लोकसभा, यहाँ पर राज्यसभा, यहाँ पर भी लोकसभा, यहाँ पर भी राज्यसभा, क्या नहीं दिखाई दे रहा? विधानसभा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यों की विधानसभा। ठीक, अब जैसी गलती मैंने की, इस क्वेश्चन को ऊपरी सतह से पढ़ करके सीधे आंसर लगा दिया, राज्य की विधानसभा। आपको भी वही गलती नहीं दोहरानी है, क्वेश्चन को ब्रेक करना है, इससे पहले की थ्योरी को समझना है, वो अपने ब्रेन में लेके आना है, फिर इसके बाद की थ्योरी को समझना है, उसको अपने ब्रेन में लेकर के आना है, और फिर सही आंसर तक पहुंचना है। जनरली हम क्या करते हैं, जब हमें क्वेश्चन पढ़ा हुआ मिल जाए तो हम उसे पूरा नहीं करते, आधा अधूरा पढ़ते हैं और आधा अधूरा पढ़ने के बाद उसका आंसर लगा देते हैं और अपने घर चले आते हैं। बाद में कहते हैं ये तो यार मुझे आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। तो वो आता हुआ क्वेश्चन किस प्रकार से गलत हुआ तो वो जान लीजिए, ठीक, और आगे से आप लोग गलत ना करें, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से जो है समझाने का प्रयास किया। चलिए, राज्यों की विधानसभाएं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है, क्योंकि इस अधिकरण में इनकी कोई भूमिका नहीं होती। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल 61 के अनुसार चलाई जाती है। ठीक, अब देखिएगा नॉलेज प्लस, तो यहां पर आपको और बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने की प्रक्रिया पर विवरण है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में आरंभ की जा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ होने से पूर्व कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप से कम 14 दिन पूर्व सदन के पीठासीन अधिकारी के पास प्रेरित किया जाना चाहिए। प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। तो वही बात है, रूपाली चौहान जी, बिटिया स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में, जहां पर मैं केजीएफ सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। ठीक, और अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर करता हूं। चलिए, क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी
जमानत राशि जमा करनी होती है। आंसर करिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिएगा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। और आपको बता दूं कि ये जमानत राशि जो है आरबीआई में जमा होती है। कहां पर जमा होती है? आरबीआई में जमा होती है। जितेंद्र रावत जी ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, रूपाली चौहान जी, जितेंद्र रावत जी, बहुत बढ़िया। और कोई आंसर देना चाहे तो वो भी आंसर दे सकते हैं। ठीक। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15,000 रुपये। क्या हो जाएगा? 15,000 रुपये। और ये जमानत राशि कहां पर जमा करनी होती है? आरबीआई में। और आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का 1/6 मत अगर उम्मीदवार प्राप्त नहीं कर पाता है तो ये जमानत राशि जब्त हो जाती है। जमानत राशि जब्त हो जाती है, इतना ध्यान रखिए। क्लियर है जी? कहां जमा होती है? आरबीआई। क्लियर? भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को 15,000 रुपए चुनाव में जमानत राशि जमा करनी होती है। उल्लेखनीय, राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होने चाहिए। 15,000 रुपए की जमानत राशि भारतीय रिजर्व बैंक में, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव के उम्मीदवार के लिए 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक तथा 15,000 की जमानत राशि जमा करनी आवश्यक होगी। यदि कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ने में कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। क्लियर? अब भाई नेक्स्ट टॉपिक है आपका राष्ट्रपति की शपथ। एक न्यू टॉपिक। ठीक, तो न्यू क्लास से ही इसे चालू करें। न्यू क्लास से ही इसे चालू करेंगे। यहां तक अगर आपको कोई चीज जो समझ में ना आई हो या फिर कोई चीज जो आपको पूछनी हो तो आप बेझिझक जो है पूछ सकते हैं। सर जी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की हाँ समान है, समान
करनी होती है, हाँ जी, जमा करनी होती है आरबीआई। सर वॉइस नहीं आ रही है। तो जितेंद्र रावत जी आप एकदम सही है, 15,000। 15,000 जमानत राशि राष्ट्रपति के उम्मीदवार को भी जमा करनी होती है और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को भी जमा करनी है। क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा, ठीक। और आप सभी से कहना चाहूंगा, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, मगर जाने से पहले अभी तक अगर आपने एक सेकंड, जाने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, अभी तक आपने अगर अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की भारतीय राज्य व्यवस्था की पुस्तक परचेज नहीं की है, आज ही इस पुस्तक को परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि ये पुस्तक आपकी पहली बार में प्रीलिम्स पार की पॉसिबिलिटी को जो है वो बढ़ा देती है। क्लियर? चलिएगा, आई होप आपको यहाँ तक जो है चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिएगा, लेता हूँ आपसे इजाजत और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, टेक केयर। ठीक, चलिए।